yesterday we discussed about the potential energy. I hope that you have understood the potential energy concept. Now, potential energy, I told you that it is the in conservative field due to the change in configuration, due to the change in position of any system or object, the stored energy is called as the potential energy. And potential energy is of two types, that is gravitational potential energy and elastic potential energy. And potential energy is basically what we can say represent the how much the position or condition of an object can change. एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, whenever we talk about the potential energy, then potential energy increases due to the change in the configuration. मतलब जितना ज्यादा कोई सब्सटेंस अनस्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और कोई भी सिस्टम जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, स्टेबल मतलब फिक्स्ड, नो चेंज। तो यदि कोई भी सिस्टम स्टेबल, इसका मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा है, उसकी कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सो इन दिस कंडीशन आल्सो वी कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो एक कंसेप्ट यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है, वन कंसेप्ट यू ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड एवरीबडी, दैट एम आई ऑडिबल ना स्टूडेंट्स? I think I am audible na? Yes. I hope my voice is reaching to you. Audible, yes, good. Thank you. So what I telling that I was telling that whenever any object is in stable equilibrium, stable, then its potential energy will be minimum. ठीक है? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में मैंने कल बताया था कि यदि हम जिस हाइट तक ऑब्जेक्ट को राइज कर रहे हैं, अप टू व्हाट हाइट वी आर रेजिंग द ऑब्जेक्ट, वो यदि अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में बहुत कम है, इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, then in this condition we say that potential energy will be what we can say minimum, mgh। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था? mgh था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज U इक्वल्स टू वी कैन से mgh। ठीक है, और इसमें हमने क्या बताया था, जो हमारा ग्राउंड लेवल है उसको अपन ने क्या माना? जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस माना था अपन ने। और मैंने कल एक स्विंगिंग वाला क्वेश्चन भी कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट, कि यदि वो कोई पेंडुलम है, वो ग्राउंड से कुछ h हाइट पर कुछ है, तो उसकी वर्टिकल हाइट अपन ग्राउंड से कैलकुलेट कर लेते हैं। कपल अपन ने ट्राइंगल बना के करी भी थी वो हाइट में कैलकुलेट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं। आज हम आते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को निकालना, हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो ये तो मैं अब तक आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा था। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 11C फिजिक्स इज देयर। Now we can write elastic potential energy of spring। स्प्रिंग सभी बच्चों ने देखी ही होगी, स्प्रिंग सभी बच्चों ने देखी ही होगी। ठीक है ना स्टूडेंट्स? यस, नाउ इट इज करेक्ट। तो स्प्रिंग, आई थिंक सभी बच्चों ने स्प्रिंग से सभी बच्चे फेमिलियर है। तो पहले तो इलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि उसके
कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के कारण, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन में चेंज के कारण, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा कोई दूसरा फोर्स फील्ड है तो उसके कारण जो बेसिकली एनर्जी स्टोर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मतलब दूसरा फील्ड, मतलब उसको अपन बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स फील्ड। तो इसके एग्जांपल्स अपन क्या क्या देख सकते हैं, जैसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब बॉडी की शेप और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होता है ड्यू टू द, अब ये टर्म मैंने बोली रिस्टोरिंग फोर्स, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। जैसे मान लीजिए अपन जो है वो बो पे एरो, ठीक है ना, हम जब वो खेलते हैं कई बार, या आपने देखा होगा जो एरो होता है और एक बो होता है, धनुष जिसे आप बोलते हैं, उसको बड़े स्ट्रेच करते हैं स्ट्रिंग को, तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, कुछ एनर्जी को स्ट्रेच स्टोर कर देते हैं। वी स्ट्रेच दिस थ्रेड ऑफ द बो, एंड व्हेन वी रिलीज दिस थ्रेड, this arrow goes in straight, this arrow goes in forward direction, this arrow goes in the forward direction. So this is the basically condition of इलास्टिक पोटेंशियल। हमने जब उसको स्ट्रेच किया तो हमने क्या कर दिया, उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर दी। वी डिड सम वर्क डन ऑन दिस स्ट्रिंग, बो का स्ट्रिंग इस तरह का कंडीशन आप देखा होगा, ये इस तरह का बो होता है, इसको अपन, ये थ्रेड होता है और ये एरो होता है, और जब अपन क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इतना खींच देते हैं, ठीक है ना, ऐसे खींच देते हैं, तो यहां पे अपन ने क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, है ना, ये वो क्या थ्रेड है और ये आपका अपन ने स्ट्रेच किया, तो ये एरो जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करके। तो कैसे मिली इसको काइनेटिक एनर्जी, हाउ दिस दैट एरो गेट एन काइनेटिक एनर्जी, तो हमने क्या किया, इस थ्रेड को यहां से लेकर यहां तक स्ट्रेच किया, वी डिड दिस वर्क and this work converted into the elastic potential energy of this arrow. So this is the basically condition of this elastic potential energy we can give, and there are so many examples are there regarding this। तो हमारा जो स्प्रिंग है उसमें भी अपन क्या करते हैं, स्प्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रिंग को जब स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो दोनों ही प्रोसेसेस में हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ वर्क डन करते हैं। वी हैव टू डू सम वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, ओके, वी हैव टू डू सम वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग पे हमें क्या करना होता है, कुछ वर्क डन करना होता है। तो वी हैव टू डू, व्हेन वी डू सम वर्क डन ऑन द स्प्रिंग, then that work done by us converts in the form of a elastic potential energy, okay, so that you always keep it in your mind। तो अभी हम बात करेंगे स्प्रिंग की, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो सपोज मान लीजिए ये हमारा कोई भी स्मूथ सरफेस हम ले रहे हैं, और ये हमने क्या लिया है, स्प्रिंग लिया, और यहां पे हमने क्या कर दिया, एक ब्लॉक इससे अटैच कर दिया। ये अपन क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू 0, मतलब ये इसकी क्या होगी, मीन पोजीशन हो गई स्प्रिंग की। ये स्प्रिंग की क्या हो गई, मीन पोजीशन, मतलब अपन ने उसको बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं किया ना कंप्रेस किया है, मतलब ये स्प्रिंग की जो ओरिजिनल कंडीशन है वो है एज इट इज, जो स्प्रिंग की ओरिजिनल कंडीशन है वो एज इट इज है ना। अब अपन क्या करते हैं, ये सपोज ए पॉइंट है, नाउ व्हाट वी डू, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं। नाउ व्हाट वी डू, वी स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, लेट सम डिस्प्लेसमेंट x। अब ये इसकी मीन पोजीशन थी, यहां से अपन ने क्या किया, इसको कुछ x तक स्ट्रेच किया। नाउ दिस इज द स्ट्रेच्ड कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज द स्ट्रेच्ड कंडीशन ऑफ अ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की स्ट्रेच कंडीशन हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को x डिस्टेंस तक स्ट्रेच कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे
तो हमने क्या किया, इसके ऊपर वर्क डन किया, तो क्या होगा, जैसे ही मैंने स्प्रिंग स्प्रिंग को स्ट्रेच करूंगा, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, एक रेस्टोरिंग फोर्स काम करने लग जाएगा। और इस रेस्टोरिंग फोर्स का क्या काम होगा कि स्प्रिंग को वापस अपनी मीन पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन में लाना। यानी जैसे ही आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, लेकिन ये स्ट्रेचिंग जो है ये विद इन द इलास्टिक लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप स्प्रिंग को खींच के वायर बना दो फिर बोलो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। स्प्रिंग का जो भी स्ट्रेचिंग कंप्रेशन हो रहा है वो विद इन उसकी इलास्टिक लिमिट में होना चाहिए। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट मतलब एक पर्टिकुलर फोर्स जहां तक वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। तो अब अपन स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे, जैसे जैसे स्ट्रेच करेंगे वैसे वैसे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसमें प्रोड्यूस होगा, और ये फोर्स क्या करेगा, स्प्रिंग को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। तो मैंने देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इधर स्ट्रेच कर रहे हैं अपन, दिस इज स्ट्रेचिंग, तो अपोजिट डायरेक्शन मैंने क्या शो कर दिया है यहाँ पे, रेस्टोरिंग फोर्स शो कर दिया है। तो रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब समझ में आ गया सबको। रेस्टोरिंग फोर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी डिफाइन द रिस्टोरिंग फोर्स, व्हेन एनी स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड or compressed, then तक दिख रहा है, सही है। इंटरनल फोर्स produced in spring, internal force produced in spring which tends to bring it in इनिशियल पोजीशन, जो कि उसको अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। ठीक है, इंटरनल फोर्स उस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है जो उस स्प्रिंग को अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, देन द इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस विच टेंड टू ब्रिंग इट इन इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स। उस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेस्टोरिंग। कई बुक्स में इसको स्प्रिंग फोर्स भी बोला गया है, वो वही बात है बच्चों। कई बुक्स में रिस्टोरिंग फोर्स को स्प्रिंग फोर्स भी बोला गया है, वो एक्चुअली बात वही है, चाहे आप स्प्रिंग फोर्स बोल दो या फिर उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल दो। समझ में आ गया इसका मतलब आपको, कि कोई भी स्प्रिंग अपन जब स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो जैसे ही हम उसको करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा, जो कि उसको वापस अपनी x इक्वल टू 0 यानी मीन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। ओके, नाउ दिस रेस्टोरिंग फोर्स लेट अस एफ आर, इसको हम एफ आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर फॉर रेस्टोरिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। ये हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था, हुक्स लॉ है ये, कि द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट वी कैन से द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एक्स, और देन यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के एक्स के, दिस के इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट, और इसका एक नाम और है फोर्स कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। ये नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस मटेरियल की बनी हुई है, उस मटेरियल की नेचर पर ये के डिपेंड करेगा। और माइनस साइन यहाँ पे और लगता है, माइनस साइन, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स आता है। माइनस साइन यहाँ पे क्या बताता है कि एफ एक्स तो इधर है, तो रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्स के अपोजिट होगा। अरे भाई मैंने एक्स इधर लिया है, डिस्प्ले इधर स्ट्रेच कर रहा हूं तो एक्स का डायरेक्शन इधर हो गया राइट साइड में, तो रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। और यदि मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो मेरा एक्स हो गया लेफ्ट साइड में, तो रेस्टोरिंग फोर्स हो गया राइट साइड में। यानी नेगेटिव साइन यहाँ पे अपन ने इसलिए लगाया बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग एक्स।
जो मीन पोजीशन से अपन ने डिस्प्लेसमेंट कराया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा रेस्टोरिंग फोर्स है, दैट द बेसिकली यू नो नेगेटिव साइन इज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा क्या हो गया, रेस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब हम क्या कर सकते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स को डिफाइन कर दिया, रेस्टोरिंग फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब क्या होगा, इसका मतलब जैसे ही मैं इस x इक्वल टू 0 से स्प्रिंग को स्ट्रेच करना स्टार्ट करूंगा, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे क्या होगा, ये रेस्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा। ये स्टोरिंग फोर्स एक्शन में आ जाएगा भाई, जैसे x का वैल्यू बढ़ना चालू होगा। भाई जैसे x की वैल्यू 0 से मैंने इसको पहले स्ट्रेच किया, x की वैल्यू सपोज 1 सेंटीमीटर, फिर मैंने लिया 2 सेंटीमीटर, तो जैसे मैं 1 सेंटीमीटर की तरफ आया, इन द सेम टाइम उसी टाइम पर ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, एक्शन में आ जाएगा। फिर मैं 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करूंगा, फिर 3 सेंटीमीटर स्ट्रेच करूंगा, फिर 4 सेंटीमीटर, तो वैसे वैसे ही रेस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो इट मींस इफ आई वांट टू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, यदि मैं उसको स्ट्रिंग्स को स्ट्रेच कर रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, तो आई एम डूइंग सम वर्क अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स उसका अपोज कर रहा है मेरे खींचने का, लेकिन मैं तो उसको खींच रहा हूं। तो आई एम डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क, आई एम डूइंग सम मैकेनिकल वर्क ऑन द स्प्रिंग। समझ में आई मेरी बात? आई एम डूइंग सम एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क ऑन द स्प्रिंग against this restoring force, against this restoring force I am doing some external work, and this work done converts in the form of a restoring elastic potential energy of spring। यही वर्क डन जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर कंडीशन ऑफ स्प्रिंग। So I hope that you have understood this concept of spring and spring potential energy. You can say ठीक है। तो अभी अपन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करने वाले हैं। देखो, तो ये हमारी स्प्रिंग है, इसको अपन ने क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया, लेट अस अप टू x डिस्टेंस। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन against the restoring force, against the restoring force of spring to stretch or compress it, to stretch और compress it। यदि हम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग टू स्ट्रेच और कंप्रेस इट is converted into is converted in the form of इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। वो वर्क डन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। समझ में आ गया कि देयर इज ए स्प्रिंग, suppose initially it is in mean position, now I start stretching or I can compress also, I can start stretching to the spring up to some displacement x from the mean position. At the same time in opposite direction a restoring force will act on the spring which will tend to bring it in initial position. So when I stretch this spring I have to do some work done against this restoring force. So my work done, external mechanical work done against the restoring force to stretch the spring or compress the spring, we can say also, is converted into the form of elastic potential energy of spring. I think student it is clear to everybody.
ठीक है, तो सबको ये बात क्लियर हो गई है? एनी डाउट इन द डेफिनेशन? If there is any doubt, you can ask me by unmute your mic or you can write in your chat box also. Okay. So this is yes. तन्मय मीना बोल रहा है क्लियर है, वेरी गुड। तो और बच्चे भी पूछ सके। आज बच्चे स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई है वापस से, क्या चक्कर हो गया? ओनली 18 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास टिल नाउ, और अब तो मुझे लगता नहीं 828 हो गया है ऑलरेडी, तो वेरी डिफिकल्ट, मोर स्टूडेंट्स विल कम। ओनली 18 स्टूडेंट्स हैव कम आउट ऑफ 35। ठीक है, थोड़ा सा मतलब डांटना डपटना शुरू करते हैं, एक दो बच्चों के फोन करते हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और जैसे ही मतलब वो नहीं हो, 2-3 दिन बीतते हैं फिर वापिस स्ट्रेंथ वही डर्रे पे आ जाते हैं बच्चे वापिस। मतलब आप लोगों को यदि क्लास में बुलाना है तो रोज फोन किया जाए है, रोज डांट चिल्लाया जाए, डांटा जाए, डपटा जाए, तब जाके तो आप आएंगे क्लास में कई बच्चे। अदरवाइज यदि आपको कुछ कहा नहीं जा रहा है या डाटा डपटा बंद कर दिया, then again you start absenting in the class. Again now you can see the today's class scene. Only 18 students are there in the class. That is very pathetic condition. Now we can derive the formula of, अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो देखिए, तो जैसे हमने मान लो एक एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया, ये एक्स इक्वल टू 0, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर काम करेगा? इधर काम करेगा। तो मेरा एक्सटर्नल फोर्स किधर हो जाएगा? ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो एक्स जो है वो रेस्टोरिंग फोर्स के साथ तो कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स कम से कम में क्या लगाना पड़ेगा? ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लेंगे तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो पहले लिखेंगे स्मॉल वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग, small work done to stretch the spring through small displacement dx। तो स्मॉल वर्क डन dw हो जाएगा एफ आर dx cos 180, क्योंकि देखो एफ आर मतलब रेस्टोरिंग फोर्स इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, तो cos 180, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ले लेते तो cos क्या आ जाता है? 0 डिग्री। और वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? कम से कम kx या उससे ज्यादा होना चाहिए लिमिटिंग कंडीशन में। तो हम एक्सटर्नल फोर्स क्या कर देंगे? प्लस kx रख देंगे, और इस रेस्टोरिंग फोर्स क्या रख देंगे? माइनस kx रख देंगे। लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स यूज ले रहे हैं तो आपका एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। और एक्सटर्नल फोर्स ले रहे हैं तो एंगल क्या बन जाएगा? 0 डिग्री। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स हम रखेंगे प्लस kx, क्योंकि माइनस kx इधर लग रहा है तो उसका नेगेटिव इधर प्लस हो जाएगा ना। तो कम से कम हमें kx के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा ना स्ट्रेच करने के लिए, या उससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा। लेकिन हम तो मिनिमम लेवल की बात करते हैं तो kx लेते हैं। तो समझ में आ गया? हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के माइंड में। मैंने यहाँ पे एफ आर लिखा है तो मैंने cos 180 डिग्री लिया, बिकॉज वो इधर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर आ रहा है, 180 डिग्री क्लियर बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लेता जो मैं लगा रहा हूं, तो मैं फिर इधर लेता डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो मैं यहाँ पे cos 180 डिग्री की जगह क्या लिख देता? cos 0 डिग्री। लेकिन फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता? एफ की वैल्यू प्लस के एक्स, और ये भी अभी देखो प्लस हो जाएगा। नाउ माइनस के एक्स रेस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स डी एक्स, और cos 180 -1 का ये रेस्टोरिंग फोर्स वी कैन राइट माइनस के एक्स एंड cos 180 सब जानते हैं, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस क्या हो गया? नहीं हो गया? बात हुई आगे नहीं? देखो, अब यदि यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स रखते तो ये cos 0 डिग्री हो जाता, cos 0 +1, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स आप रखते प्लस के एक्स। आई थिंक इट इज क्लियर। कैसे भी कर लो, देखो आ रहा प्लस के एक्स डीएक्स ही है, आ रहा क्या है? प्लस के एक्स डीएक्स ही है। कोई कंफ्यूजन या किसी बच्चे के माइंड में नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो दैट। ठीक है, अब हमें ये तो स्मॉल वर्क डन हो गया। अब इनिशियली हमारी स्प्रिंग क्या थी? 0 पे थी, फिर हमने खींचते खींचते कहां लेके आ गए? एक्स तक लेके आ गए। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक काउंट होगा? 0 से एक्स तक। तो अपन इसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर एक्स तक। इंटीग्रेशन ये तो बताता है टोटल वैल्यू। तो हमने पहले 0 से लेके एक्स में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लिया, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हमने स्मॉल वर्क डन निकाल लिया। और अब हम उस वर्क डन का क्या कर देंगे? 0 से लेकर एक्स तक इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा स्प्रिंग को खींचने में।
स्प्रिंग को खींचने में टोटल वर्क डन आ जाएगा एंड दिस टोटल वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इलास्टिक पोटेंशियल। आई थिंक इट इज क्लियर बच्चों। अब हम क्या करने वाले हैं, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं 0 से लेकर x तक। देन टोटल वर्क डन टू स्ट्रेच द स्प्रिंग थ्रू टोटल डिस्प्लेसमेंट x। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट x तक उसको खींचने में टोटल वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, दैट विल बी, आई कैन नाउ राइट। तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल वर्क डन विल बी W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू x kx dx। तो स्मॉल वर्क डन हमारा आया था kx dx, उसका मैंने 0 से लेकर x तक इंटीग्रेशन कर दिया। और यहाँ पे फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल लग रहा है, बेसिक फॉर्मूला x की पावर 1, तो n+1 अपॉन n+1 पड़ा था, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन, तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड, लिमिट 0 से x, ठीक है। और अब लोअर लिमिट तो 0 है, तो इसका आंसर आ जाएगा W इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला, ये हमारे पास। और दिस वर्क डन विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। और इसी स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेसमेंट तक खींचने में किया गया जो वर्क डन है, दैट वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो आया बच्चा समझ में आपको, किसी भी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस। तो ये है साहब, तो हम ये फॉर्मूला आज डिराइव करना चाहते थे, जो हमने करा है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा आपको अच्छा रखना पड़ेगा। पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग होती क्या है। इसके लिए मैंने पहले रेस्टोरिंग फोर्स कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, वो समझना जरूरी है। और उसके बाद फिर उस रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में जो भी हम वर्क डन करते हैं, उस रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में व्हाट एवर वर्क डन वी डू परफॉर्म, दैट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। So this is the exact concept that we have tried to understand here. Now, okay, now I can take the snapshot for your attendance. I think it's 8:35 and it is the right time to take this. Only 20 students are appearing here. Only 20 students are there. विश्वजीत सिंह राठौड़ भी नहीं दिख रहा है आज। Let us take your, so this is the your attendance purpose. I have taken the snapshot of your names, है ना। So students, okay, so I think it is clear to everybody. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। राजेश को क्लियर है? ओके, नो डाउट इज देयर, ओके। तो ये आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का कर्व आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। तो इसका कर्व बना सकते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट x ग्राफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है वो हाफ के एक्स स्क्वायर है, के कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर में आ रहा है और यू। तो जब भी मैंने आपको बताया था दो वेरिएबल में से एक स्क्वायर में हो और एक सिंगल में हो पावर में, तो वो पैराबोला होता है। तो y इक्वल्स टू 4x टाइप का, x y इक्वल्स टू 4a
y इक्वल्स टू 4ax² टाइप का ये इक्वेशन है, दैट इज बेसिकली पैराबोला। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा बच्चों विद डिस्प्लेसमेंट x, वो इस तरह से एक पैराबोला बनेगा लाइक दिस। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग एंड डिस्प्लेसमेंट x, आई एम शोइंग दिस ग्राफ definitely comes in examination many times. In 1 marks question it can be asked, or in derivation it can be asked with derivation. तो ये पैराबोला बन रहा है, यहाँ पे देखिए आप, तो ये आप देख सकते हैं, इधर प्लस एक्स ले लो, ये इधर आप माइनस एक्स ले लो, तो प्लस एक्स ले लो और माइनस एक्स ले लो, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो रही है पॉजिटिव में। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस, और जब x की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी 0 है। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, दैट इज पैराबोला। ओके, तो एक ग्राफ और आप बना सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, रेस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्स ग्राफ। तो रेस्टोरिंग फोर्स का ग्राफ बनाना चाहें तो व्हाट वी कैन से, रेस्टोरिंग फोर्स क्या है पहले रिलेशन देख लेते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो ये ग्राफ आपका नेगेटिव में जाएगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। दिस इज द रेस्टोरिंग फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर मैं एक्स की जगह माइनस रखते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और एक्स की वैल्यू प्लस है तो रेस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव में आ रहा है। ये आपका रेस्टोरिंग फोर्स हो गया, ये प्लस के एक्स, ये माइनस के एक्स। ओके, सो आई होप दैट दिस ग्राफ क्लियर टू एवरीबडी। ये ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, ये आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, अब आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यस, तो नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वी कैन से स्प्रिंग। ये हमारी क्या हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया है आज। ठीक है, तो इसको ढंग से समझिए, इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, और कोई डाउट हो तो अभी भी आप मुझसे इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लेन योर डाउट। तो इस तरह से हमारी ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। दो तरह की पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में बताई गई थी, दोनों ही तरह की पोटेंशियल एनर्जी मैंने कल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, और आज हमने डिस्कस किया है हाफ के एक्स स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ठीक है, इसमें जो के कांस्टेंट है इसके यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है, आप दिखा सकते हैं के को एफ बाई एक्स से। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग के क्वेश्चंस में के का वैल्यू जनरली गिवन होता है, क्योंकि के मैंने बताया स्प्रिंग की मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है, तो मटेरियल का नेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये के का वैल्यू आपको गिवन होगा। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, तो वो अपन बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आई थिंक इट इज कोई बच्चे का डाउट आया नहीं अब तक, तो आई थिंक नो डाउट इज देयर। 17 स्टूडेंट्स आर देयर स्टिल ऑन द बोर्ड, some students are going coming, some network issue may be there with them, okay, I can accept it. Many students are left leaving the class and then coming again, okay, sometimes yes, if we switch off then switch on the class, then network issue resolved, okay, I can accept this. But when you switch off then you switch on again the class, don't switch off और then you बोला हो गया सर ने अटेंडेंस तो ले ली बोला हो गया, ऐसा नहीं करना है। So, okay, nobody is asking anything. So now we go further. So student, now the next topic is mechanical energy conservation law. Mechanical energy conservation law क्या होता है? Let us see. Mechanical energy conservation
लॉ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है इन एनी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन एनी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में टोटल सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होना चाहिए, ध्यान, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में नहीं होगा ये। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन, वी कैन से कांस्टेंट। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट इन एनी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। जैसे हमने पढ़ा कि W इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम से, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और डेल्टा यू अपन ने क्या पढ़ा था कल, -W होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में बताया था ना मैंने, तो दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों को अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा के इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू कर सकते हैं। तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू वी कैन राइट 0, और डेल्टा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0, तो दैट वी कैन से काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट, सॉरी, चेंज 0 आ गया तो वो खुद क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए ना। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में हमेशा मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। यानी कि कांस्टेंट रहा मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में यदि डिक्रीजमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तभी तो सम कांस्टेंट रहेगा। और काइनेटिक एनर्जी में यदि डिक्रीजमेंट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। यानी वो इस तरह से चेंज हो जाएगी म्यूचुअली एक दूसरे में कि उनका सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कोई भी पार्टिकल की यदि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है तो वो एक दूसरे में इस तरह से इंटर कन्वर्जन होगी कि एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या दूसरी कम होगी दूसरी बढ़ेगी, लेकिन उनका सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अब हम इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रेविटी फोर्स हमारा कौन सा फोर्स बताया गया, कंजर्वेटिव फोर्स बताया अपन ने। तो ग्रेविटी के फोर्स फील्ड में, ग्रेविटी फोर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए फ्रीली फॉल कर रहा है, तो हर पॉइंट पे उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ये अपन फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, लेट मी जस्ट अ मिनट, okay, okay, 1845 is there. Okay students, we will discuss this topic in the next class because actually our time is not allowing, because our chemistry class is also scheduled I think after this 9 o'clock. So students, this topic I will discuss in the next class Monday. Tomorrow is second Saturday, holiday, Sunday, then we will meet on Monday. So I will share a worksheet also soon, okay, and that worksheet you solve, and students increase your attendance, okay. So thank you very much for this class. Actually the topic जो था freely falling body में energy conservation we will discuss in the next class because our time is almost over.